शहर का मतला अबर आलूद है। आसमान पर गाली घटाओं का बसेरा। शहर में वक्फे से मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। सुहाने मौसम में शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुबह अपर मॉल में सबसे ज़्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर का मतला अबर आलूद है। आसमान पर काली घटाओं का बसेरा है। शहर में वक्फे से मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम बहुत ही दिलफरेब महसूस किया जा रहा है। आसमान पर बादलों का बसेरा है, मतला बरालूद है और बादल जो है वो वक्फे से शहर में बरस भी रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अपर माल पर 33 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश जो है वो नाखुदा चौक पर 5 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे हैं, जिनमें जेल रोड, माल रोड, धर्मपुरा, शादमान, गुलबर्ग और इसी के साथ साथ दीगर इलाकों में कहीं की तो कहीं पर तेज बारिश हुई है। इस वक्त भी शहर लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे से शहर में बारिश का इम्कान है। 30 से 90% तक बारिश के इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं और बारिश से जो है वो शहर के बासियों ने भी सुख का सांस लिया है। जहाँ शहर के बासी मौसम खुशगवार होने पर खुश नजर आ रहे हैं, वहीं चरिंद मरिंद भी फिजा में जो है वो मौसम से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं, जो कि मौसम की खूबसूरती, रंगीनी और अनाइयों में मजीद इजाफे का बायस बन रहे हैं। बारिश से दर्जा हरारत में भी नुमाया तक कमी आ चुकी है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 80% है, जबकि 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर का मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा, आसमान बादलों की लपेट में रहेगा और इसी तरह से बारिश होगी और बारिश के जो इम्कानात हैं वो कल तक जाहिर किए जा रहे हैं कि 7 अक्टूबर तक जो है वो शहर में जो है वो बारिश इसी तरह से जारी रहेगी। ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश के इम्कानात मौजूद है और इस स्पेल जो है वो कल तक जारी रहेगा। बारिश के पेश नज़र जो है वो शहरियों को खासकर बरतने का कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो आंधी तूफान वगैरह में महफूज मकामात पर रहें। इसी के साथ साथ तेज बारिश हो तो ऐसे में गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें, बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रहें और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो बारिश के बाद जो है फिजाई आलूदगी में भी नुमाया हद तक कमी आई है और आज जो मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 115 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। शहर में होने वाली मुसलसल बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने लगा है। लेस्को के 65 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबियाँ पैदा होने से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। सिस्टम में नस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में भी फनी खराबियाँ पैदा हो चुकी है। ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की तवील बंदिश की वजह से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। लेस्को की टीमें बहाली के कामों में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक ये बताया गया कि मुसलसल बारिश की वजह से बहाली के कामों में ताखीर हो रही है। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। में होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ज़रा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 65 से ज़ायद 11 केवी फीडर्स पर तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा होने की वजह से ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। दूसरी जानिब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से बिजली की सप्लाई बंद है और कई इलाकों में 6 से 7 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद लेस्को की जानिब से बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की गई। ये वादे कर दूं कि 2 रोज़ के दौरान जो तूफ़ानी बारिश आई है इसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन और बिलखसूस ट्रांसमिशन सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुआ है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दरख्त गिरने की वजह से बिजली की तारें टूटी और सार्फिन को 12 से 14 घंटे तक भी बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। लेकिन गुज़श्ता सब से दोबारा चूँकि बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दोबारा सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा होना शुरू हुई हैं और उससे भी अब बिजली की सप्लाई बंद है और सार्फिन की दुश्वारी उसी तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी लेस्को की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि मुसलसल बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तहम जो बकेट क्रेन्स के ज़रिए बहाली का काम का आगाज़ किया गया है। सबसे पहले 11 केवी फीडर्स को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा, उसके बाद जलने वाले ट्रांसफार्मर्स की रिप्लेसमेंट होगी
اور اینڈ پر جا کے انفرادی کمپلینٹ جو صارفین نے اپنے درج کروا رکھی ہیں ان کے ازالہ کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 29واں اجلاس میں اب تک کا ریکارڈ 169 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا گیا۔ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں جگر کینسر کے علاج کے اخراجات کی ادائیگی منظوری لی جائے گی۔ انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ میں نئی بھرتیوں پر پابندی میں نرمی کی تجویز کی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی لینڈ یوزرز رولز 2020 میں ترمیم کی سمری ایجنڈے میں شامل ہے۔ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز رول 2024 کا مسودہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔ صوبائی ملازمین سوشل سیکیورٹی آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی تجویز دی گئی۔ اجلاس میں دستور ترمیمی بل 2025 کی سفارشات زیر غور ہے۔ خواتین پر تشدد سے تحفظ ایکٹ 2016 کے تحت نئے رولز ڈرافٹ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ پنجاب وائلڈ لائف رولز 1974 میں ترمیم کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ ڈرگز ایکٹ 1976 میں ترمیم تجویز 2025 پر غور ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ پنجاب فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایکٹ 2016 میں ترامیم کی تجویز زیر غور ہوگی۔ پنجاب حکومت کا ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ۔ کاسمیٹکس، بایو میڈیکل اور بایولوجیکل ادویہ کی اب جانچ پڑتال ہوگی۔ پنجاب حکومت نے ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں ترمیم کر دی ہے۔ مجوزہ ترامیم کے بعد کاسمیٹک اور بایو میڈیکل آلات بھی نگرانی میں شامل ہیں۔ متبادل اور بایولوجیکل ادویہ کو بھی اتھارٹی کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ مٹی، پانی کی آلودگی، جانوروں کے چارے کی جانچ بھی PAFDA کرے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے۔ علی راوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی راوی بتائیے گا۔ ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی جو کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس میں کچھ نئے اس کے قانون کے اندر ترامیم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور ان ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی صحت کا تحفظ۔ اب اس کے لیے پنجاب حکومت جو نئی ترامیم کی گئی ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کاسمیٹکس، بایو میڈیکل اور بایولوجیکل جو میڈیکل آلات ہیں ان کے اوپر جانچ پڑتال جو ہے وہ اس کا اختیار اس اتھارٹی کے پاس جو ہے وہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی پانی کی جانچ پڑتال جو ہے وہ بھی کی جائے گی اور انوائرمنٹل کے حوالے سے بھی کچھ اختیارات وہ اس اتھارٹی کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو نئی ترامیم کی گئی ہیں اس میں تمام تر اختیارات اس اتھارٹی کے پاس ہوں گے اور اگر یہ جو چیزیں کاسمیٹکس ہیں یا بایو میڈیکل یا بایولوجیکل میڈیکل جو آلات بنائے جاتے ہیں وہ ان فیکٹریز کے اندر متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت وہاں پر جانچ پڑتال کر سکتی ہے، وہاں کا ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے کہ آیا کن پروڈکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس پر حکومت پنجاب نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے اور اس پر اب اتھارٹی کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے جو ان چیزوں کو تیار کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر کاسمیٹک کی اگر بات کر لی جاتی ہے تو کاسمیٹک کی فیکٹری کے اندر مکمل جانچ پڑتال ہوگی۔ کیا یہ عوام کے لیے مضر صحت تو نہیں، تو اس میں کیمیکل کی جانچ پڑتال جو ہے وہ بھی کی جائے گی۔ تو اس طرح اس کا دائرہ کار ہے اس اتھارٹی کا وہ مزید وسیع جو ہے وہ حکومت پنجاب کر دیا۔ ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 3 محکموں کو بجٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خزانہ کا تنخواہوں آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری۔ محکمہ لائف سٹاک کو 4 ارب 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 11 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ آبادی کو 1 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ خزانہ نے 3 محکموں کو جو اگلے 3 مہینوں کا بجٹ جاری کیا ہے، ان میں محکمہ لائف سٹاک، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن 3 محکمے ہیں جن کو بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کو 4 ارب 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو 11 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اور محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جو ہے اس کو 1 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات اور جو دفتری معاملات روزمرہ کے چلانے کے لیے جس میں بجلی کا بل ہے، پیٹرول ہے، گیس کا بل ہے یا دفتروں کی فرنیچر کا کرایہ ہے یا دفتروں کی روزمرہ کی جو مینٹیننس ہے یا ریپیئر ہے اس کے لیے یہ بجٹ جاری کیا ہے اور محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ جو ہے بہت شکریہ کیسر کھوکر آپ کا۔ LDA کا تمام فوکس صرف ترجیحی روڈ نیلم روڈ سٹرکچر پلان
प्लान रोड पर मरकूज है। नीलम रोड के अलावा दीगर स्ट्रक्चर प्लान लिंक रोड नज़रअंदाज होना शुरू हो गए हैं। शादीवाल से वाबडा टाउन को एक्सेस देने के लिए स्ट्रक्चर प्लान लिंक रोड सुस्त रवि का इस वक्त शिकार हो चुका है। सीवरेज के लिए शुरू किया जाने वाला काम भी अधूरा पड़ा है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्रे नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, जौहर टाउन में स्ट्रक्चर प्लान रोड जिस पे काम किया जाना था, और ये शादेवाल चौक से अगर आए आप वाबडा टाउन की जानिब, ये वो स्ट्रक्चर प्लान रोड है जो कई सालों से जिस पे काम रुका हुआ है। और इस स्ट्रक्चर प्लान रोड को बनाने में अब जितनी दिक्कत आई, जितनी मुश्किल आई हुकूमत पंजाब को, LDA को, अब इस पे काम जब स्टार्ट हुआ ही है तो वो भी चूंटी की रफ्तार से चल रहा है और इतनी सुस्त रवि के साथ इसका काम किया जा रहा है कि 2 महीने से सिर्फ पत्थर डालकर इसको छोड़ दिया गया है। इसके रास्ते में जितनी भी इंक्रोचमेंट थी, जितनी तजावज़ात थी और जितनी भी इमारतें थीं, उनको भी गिरा के क्लियर कराया जा चुका है। अब जब हैंड ओवर कर दी गई है ये साइट कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो बजाय इसके कि दोनों साइडों की सड़कों को उखाड़ के नए सिरे से पत्थर डाल के इस तमाम स्ट्रक्चर प्लान रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए, इसके दरमियान से जो ड्रेन गुजर रही है उसको पुख्ता करके चैनलाइज करें और इसकी जो तमाम तर चीज़ें हैं स्ट्रक्चर प्लान रोड की, वो भी मुकम्मल होनी चाहिए, जिसमें फुटपाथ होंगे, इसके साथ ड्रेन वर्क होगा, LED लाइट्स होंगी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगनी है, जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी, इसके साथ साथ जिधर भी यहाँ पे कैट आइज हैं वो लगाई जाएंगी। लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा और लग रहा है कि ये 2 महीने का जो काम था या 4 महीने का जो काम था, अब ये बहुत आगे जाएगा और ये भी 6 महीने साल ले जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है जिस पे मैं मौजूद हूँ। ये जौहर टाउन को वाबडा टाउन की जानिब जो है मेन कॉरिडोर से मिलाता है और अरसा दराज से रुकने की वजह से इस पे दिन ब दिन कब्जा होता गया और कब्जा होने की वजह से यहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका। शहर में डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला फेज तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और 2 में अब तक की पेशरफ्त बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। LDP फेज 1 के तहत कुल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 349 किलोमीटर मुकम्मल। LDP फेज 1 के तहत 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 441 किलोमीटर मुकम्मल। वासा के तहत पहले फेज की 365 गलियों में से 364 का काम मुकम्मल कर लिया गया। वासा और ज़िला इंतजामिया के तहत फेज 1 की 1573 गलियों में से 1404 मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली के लिए इक़दामात मुकम्मल हो गए। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म मोटरवे पुलिस की यूनिफॉर्म की तर्ज पर मुंतकिल की जाएगी। स्काई ब्लू को तब्दील करने के लिए वर्किंग मुकम्मल करके सैम्पलिंग कर ली गई है और ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ये बताया गया है। वज़ीर आला ने 2 माह कबल IG पंजाब को ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली का टास्क दिया था। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, अली साही से बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म की तब्दीली के लिए एक दफ़ा फिर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से पंजाब पुलिस को ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म की तब्दीली का टास्क दिया गया था, जिस पर तमाम जो सैम्पलिंग है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। जो पुराना यूनिफॉर्म है उसकी तब्दीली के लिए IG पंजाब को टास्क दिया गया था। अब इस यूनिफॉर्म को मोटरवे पुलिस का जो यूनिफॉर्म है ब्राउन कलर का, उस पर मुंतकिल किया जाएगा। इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्रेजेंटेशन भी तैयार कर ली गई है। मुतवक्का तौर पर वज़ीर आला पंजाब रवां माह ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर इफ्तिताह करेंगी, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म तब्दीली के लिए भी अहकामात जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के जानिब से बताया गया है कि अगर जो मौजूदा स्काई ब्लू यूनिफॉर्म है अगर यही बरकरार रखा गया तो इसके लिए 8 करोड़ के फंड्स दरकार होंगे, चूँकि एक नया यूनिफॉर्म ख़रीद कर 14,500 अफसरान व एहलकारों को दिया जाएगा और अगर नए यूनिफॉर्म की इजाज़त दी जाती है तो उसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, सैकड़ों असासा की शॉर्टेज, असासा की मैट्रिक सालाना इम्तिहान और सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गई। शहर में 1100 से ज़ायद असासा गैर निसाबी सरगर्मियों पर मामूर है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली की वजह से जो सैकड़ों असातिज़ा हैं उनकी स्कूलों में शॉर्टेज पैदा हो गई है और वहाँ पर निसाबी सरगर्मियाँ भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अक्सर असातिज़ा जो हैं वो इम्तिहानी ड्यूटियों पर हैं क्योंकि इस वक्त मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात जारी हैं
और उनमें से 350 असातिज़ा जो कि लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से हैं, उनकी ड्यूटियाँ इम्तिहानात पे लगा दी गई हैं, जबकि 705 असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी सोशो इकनॉमिक सर्वे पर 3 माह के लिए ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और यही वजह है कि स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज पैदा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीक टाइम है और यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी करवाई जा रही है और मिड टर्म इम्तिहानात सर पर हैं और सालाना इम्तिहानात मार्च में लिए जाने हैं। इस हवाले से असातिज़ा जिनकी ड्यूटियां बगैर पूछे गैर निसाबी सरगर्मियों पर लगा दी जाती हैं, इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने पाबंदी लगा रखी है कि गैर निसाबी सरगर्मियों पर ड्यूटियाँ ना लगाई जाएँ। इसके बावजूद उनकी ड्यूटियाँ गैर निसाबी सरगर्मियों पर लगा दी जाती हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि यह शॉर्टेज जो है स्कूल टीचर रिटर्न से पूरी की जा रही है, जो कि आज से ज्वाइन कर रहे हैं। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीडी के क़याम एडिशनल आईजी सीसी सुहेल जफर चड्ढा के 2 ओहदों के खिलाफ दरख्वास्त है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल जान लेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। हाई कोर्ट में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम के खिलाफ और एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चड्ढा के 2 ओहदों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील के दलाल सुनने के बाद इस पे फैसला महफूज कर लिया है। इस दरखास्त के हवाले से हम बात करते हैं दरखास्त गुजार वकील मियाँ शाहिद महमूद एडवोकेट से कि वो क्या कहते हैं। मियाँ साहब, एक तो ये बताएं कि आपने सीसीडी के क़याम को क्यों चैलेंज किया? जी, मैंने एक सीएम तो दायर की थी कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जाली पुलिस मुकाबले हैं, उनकी एफआईआर्स जो है वो अपनी डेट के साथ लगाना चाहता हूँ। और दूसरी सीएम मैंने ये दी थी कि जो सीसीडी के जो सरबराह हैं और वही एंटी करप्शन के सरबराह हैं, तो मेरी मेन पटिशन में इस सीएम को सुना जाए और उसके ऊपर फैसला किया जाए कि क्या एक ही बंदा जो है वो पुलिस का भी सरबराह हो सकता है और क्या वो पुलिस का सरबराह होते हुए एंटी करप्शन का भी सरबराह हो सकता है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये इल्लीगल है, इसलिए मैंने वहाँ पे दरख्वास्त दी थी। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि आप पुलिस मुकाबलों के हवाले से कहा कि मैं दस्तावेज़ देना चाह रहा हूँ, जो सीसीडी ने पुलिस मुकाबले हुए हैं, क्या उसकी आपके पास मुकदमात की फहरिस्त है एफआईआर्स की? जी बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फहरिस्त मौजूद है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एफआईआर्स जो है वो मैंने ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर दी हैं। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पुलिस मुकाबले अगर बहुत अच्छा काम है तो ये दुनिया के हर मुल्क में क्यों नहीं हो रहा, ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है और फेडरल शरीयत कोर्ट के काफ़ी सारे डिसीजंस हैं, उन्होंने उसमें फरमाया है उन्होंने कि बगैर एविडेंस आप किसी बंदे को सज़ा नहीं दे सकते। अच्छा, ये बताएं कि जो सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले हैं, कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और एफआईआर्स आपके पास कितनी? देखिए, एफआईआर्स तो मेरे पास तकरीबन 20 के करीब हैं, क्योंकि जो खिदमत सेंटर है वो भी एफआईआर की नकल नहीं देता जो हाई कोर्ट में मौजूद है। इसके अलावा जो सीसीडी के थाने हैं वो उन्होंने भी पाबंदी लगाई हुई है कि एफआईआर आपने किसी बंदे को नहीं देनी, और वकील को तो वो बिल्कुल नहीं देते क्योंकि वो तकरीबन सारे ही पुलिस मुकाबले हैं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इनके केस की समाअत की है और इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉक पर 5 बच्चों की मां को अब्दुल रहमान से मोहब्बत हो गई। खातून सना ने पहले शौहर से खुला लेकर अब्दुल रहमान से शादी कर ली। हरबंसपुरा की सना को एडिशनल सेशन जज इमरान खुशी की अदालत में पेश कर दिया गया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। से टिकटॉक से मुतासर होकर सना नामी ख़ातून जो है, जो अपने 5 बच्चों को छोड़कर जो है वो घर से चली गई थी, आज एडिशनल सेशन जज इमरान खुर्शीद की अदालत में इस केस की जो है वो समाअत हुई और अदालत ने सना को जो है वो पुलिस की वसातत से जो है वो तलब किया। आज अदालत में सना अपने वकील फ़हीम एडवोकेट के साथ जो है वो पेश हुई है और अदालत में उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने जो है वो खुला ले ली है, लिहाजा मैं अब जो शहबाज है उसके साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। इस दौरान अदालत में जो बच्चे 5 थे उन्होंने ज़ारो कतार जो है वो रोना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि हमारी माँ हमें कैसे छोड़कर जो है वो जा सकती है। जो बच्ची बड़ी थी वो ज़ारो कतार रोती रही, बेटा भी ज़ारो कतार रोता रहा, लेकिन माँ बच्चों का हाथ झटक के जो है वो अदालत की तरफ से इजाज़त मिलने पर बच्चों को छोड़कर अब्दुल रहमान के साथ जो है वो यहाँ से चली गई। इस खातून का नाम सना था और इस
جس نے 5 بچے اس کے شہباز کے ساتھ تھے اور ٹک ٹاک سے متاثر ہو کر اس نے عبدالرحمان کے ساتھ دوستی کی. بعد میں وہ وہاں سے جو ہے وہ چلی گئی. آج عدالت میں یہ موقف سامنے آیا کہ اس نے خلا لے لی ہوئی ہے. اب عدالت میں قانونی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب آدمی کوئی طلاق لیتا ہے تو اس کو عدت پوری کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے, لیکن اس خاتون نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا, نہ ہی اپنی عدت کا پیریڈ جو ہے وہ پورا کیا. اب عدالت نے اس سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتی, تو اس پہ کہا کہ میں عبدالرحمان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میرا اب شوہر ہے, جس پر عدالت نے اس کو جانے کی اجازت دے دی. اب جو بابر علی ایڈوکیٹ ہے وہ اب اس خاتون کے خلاف جو ہے وہ درخواست, اس نے عدت نہیں. ٹھیک ہے شاہین, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کی سماعت کی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کے رخصت ہونے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی. عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج گواہ طلب کر رکھے تھے. اس حوالے سے مزید جان لیں گے. شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. شاہین عتیق, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی, ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کی عدالت میں شہباز شریف کی طرف سے پی ٹی آئی کے بانی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے دعوے کی جو ہے آج سماعت تھی. آج عدالت نے شہباز شریف کو گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا کہہ رکھا تھا, لیکن آج عدالت کے جو جج تھے وہ رخصت پر تھے, جس کی وجہ سے آج کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اب عدالت نے 13 اکتوبر کو دوبارہ گواہوں کو پیش کرنے کے لیے جو ہے ہدایت جاری کی ہے. ڈیوٹی جج نے کارروائی جو ہے وہ 13 اکتوبر تک ملتوی کی ہے. پچھلی تاریخ کے اوپر شہباز شریف کے اوپر جو ہے. شاہین عتیق, بہت شکریہ آپ کا. 9 مئی جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش اور دیگر مقدمہ. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے. سماعت کا احوال جانیں گے جمال الدین جمالی سے, بتائیے گا. بالکل, سابق وفاقی وزیر اسد عمر سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی. اسد عمر حاضری کے لیے پیش ہوئے, جبکہ اعظم خان سواتی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے اسد عمر اور اعظم خان سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے, جبکہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ حاضری کے لیے پیش ہوئے اور عدالت نے ان کی عبوری ضمانتوں میں 7 نومبر تک توسیع کی ہے. مسرت جمشید چیمہ نے 8 مقدمات کے اندر عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے, جبکہ ان کے شوہر جمشید اقبال چیمہ نے 4 مقدمات میں عبوری ضمانت دائر کر رکھی ہے. اسد عمر نے جناح ہاؤس حملہ کیس, عسکری ٹاور حملہ کیس اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں 3 مقدمات میں آج ان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی اور ان کی سزا پر 31 تاریخ رکھی گئی, کیونکہ دوسری عدالت میں ان کے 5 مقدمات جو ہے 31 تاریخ کو عبوری ضمانت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے عدالت نے جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر ضمانتوں پر دلال کریں. جی, بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا.